बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, एक जानिब है बारूद की आवाज़, जुल्म है, कब्ज़े की ललकार है, आहें हैं, दुहाइयाँ हैं, और दूसरी जानिब खामोशी है। और एक ऐसी खामोशी जिसकी वजह से जुल्म मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और अब वो जो कब्ज़े का प्लान था इसराइल का गज़ा पर, वो वाज़े हो गया। और वो वाज़े इस तरह कि इसराइली काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। इसमें 5 शराइत रखी गई हैं कि किस तरह ये कब्ज़ा किया जाएगा। एक तो हमास को गैर मुसल्लह करना है, इसराइल की जानिब से कहा गया। फिर बाकी मानदा 50 यरगमालियों की रिहाई है, जिसमें से 20 तकरीबन बताए जाते हैं कि अब भी ज़िंदा हैं। गज़ा पट्टी की मुकम्मल गैर फ़ौजी हैसियत, गज़ा पट्टी इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल, और ऐसी मुतबादिल सिविल हुकूमत का क़याम जो ना हमास की हो ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हो। इसके हवाले से कुछ आइडियाज़ पहले आए थे कि कोई अरब ममालिक, 3 अरब ममालिक कंट्रोल संभालेंगे, गज़ा को यहाँ से दरबदर कर दिया जाएगा। इस तरह के और प्लान्स भी आए थे, लेकिन अमली तौर पर अब उसको एक पार्लियामेंट से अप्रूव करके इसराइल ने जो है वो दुनिया के सामने ले आया है। दुनिया में इसकी मजम्मत की गई, बहुत से बड़े ममालिक की जानिब से इसकी मजम्मत की गई, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मजम्मत की गई। लेकिन ऐसी मजम्मत का क्या फ़ायदा जो ना तो वहाँ पर जुल्म रोक सकता है, ना वहाँ पर जो खुराक के लिए 70 अगर ट्रक अंदर दाखिल होता है और 600 वहाँ पर आना चाहिए ताकि ग़ज़ाई किल्लत को पूरा किया जा सके, मिनिमम 600, तो ना वो उसको चला सकते हैं, उसको पहुँचा सकते हैं। जो 70 ट्रक वहाँ पर पहुँचता है, जो खुराक लेने उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, उनको भी शहीद कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में अब गज़ा या फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि हम पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया के नक्शे पर तो वो मौजूद नहीं, लेकिन अब उसको शामिल बाकायदा तौर पर जो इसराइल करना चाहता है, उसका एक वाज़े प्लान, और उस पर बहुत अरसे से अमल दरामद चल रहा था। अब ज़रा मज़ीद उस पर अमल दरामद तेज़ कर दिया गया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया, और उस पर उनका कहना है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से और भी कहते हैं कि अब क्योंकि ईरान के जौहरी हथियारों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया है, तो मेरे लिए बहुत अहम है कि तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक इब्राहिम मुआहिदों में शामिल हों। तो होने क्या जा रहा है, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ नजम साकिब साहब, ज़फ़र साहब और पीजे मीर साहब मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजम साकिब साहब, स्टार्टिंग फ्राम यू, आप हमेशा कहते हैं कि जज्बाती नहीं, हक़ाइक़ पर फ़ैसले करने चाहिए या बात करनी चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हक़ाइक़ भी हमारे सामने हैं और जज्बात भी हमारे सामने हैं, और एक मंसूबा गज़ा पट्टी पर मुकम्मल कब्ज़े का भी सामने आ गया, और ये भी वाज़े है कि कोई उसको रोक भी नहीं सकता। तो क्या होगा आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो ज़ौक़ ये देख लेते हैं कि ये कहाँ से अप्रूवल आया है। ये वो जो नेसेट है उनकी पार्लियामेंट उधर से नहीं आया, ये उनकी कैबिनेट है, सिक्योरिटी कमेटी समझ लीजिए, जिस तरह हमारे यहाँ नहीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, ये हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है कैबिनेट का, जिसमें ये होता है कि वो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस मैटर्स और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी मैटर्स पे करते हैं। आज ऐलान हुआ है कि गज़ा पे कब्ज़ा होगा। मैं हैरान हो रहा हूँ कि दुनिया इतनी जल्दी भूल कैसे जाती है। इसको एक न्यूज़ के तौर पे, एक ख़बर के तौर पे पेश किया जा रहा है कि जी आज फ़ैसला हुआ है। ये फ़ैसला तो 1948 मई में हुआ था, जब इज़राइल का जो है वो एक बहसीत एक मुल्क के तस्लीम किया गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले उसको तस्लीम किया। चलिए उधर से लेके अक्टूबर 2023 तक हम छोड़ देते हैं, शुरू करते हैं अक्टूबर 2023, 2 साल होने को हैं। हमास हमला करता है, 500 मिसाइल चलते हैं, और आज तक किसी उस मिसाइल की फुटेज सामने नहीं आई कि वो कहाँ से चले, किधर जाके गिरे, कितने लोग उसमें जो है वो मरे, आज तक नहीं पता लगा। 2 साल होने को हैं। चलिए 500 का फिगर सामने आया कि 500 मिसाइल हमास ने होममेड जो है वो गिराए। उसके बाद अगले दिन जो है वो ऐलान होता है एक, और वो उस ऐलान को मैं आपके सारे लाखों देखने वालों को बताऊं कि इस प्लान का उस वक्त ऐलान हुआ था। वो लोग जो मिडल ईस्ट की ये सारी जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उनकी नब्ज़ पे हाथ है, उनको पता है कि ये कोई नई खबर नहीं है। वो प्लान क्या था साहब, उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके आर्मी चीफ 2 बयानात देते हैं। पहला बयान था इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, ये वॉर एक अब लंबी चलेगी, तो जो कि चल रही है 2 साल तो होने को हैं।
दूसरा ये था कि एक टेंट सिटी बनाई जाएगी यहां पे, मैं फिर से बोलता हूं, एक टेंट सिटी बनाई जाएगी, गजा का नाम ही नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अच्छा, वो टेंट सिटी जो थी ना, उसका देख लीजिए कि प्लान बनता है 2 साल पहले और बीच में होता क्या है। यरगमाली जो हैं वो 6-7 मरतबा एक्सचेंज हो गए, साहब को जो है वो कर दिया गया, आईसीसी ने कहा जी कि इसके अरेस्ट वारंट हो जाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत सारे जो है ना वो कर दिए, जी ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती हो रही है। आपके जो यूनाइटेड नेशन से हट के अगर हम देखें, अरब ममालिक का यानी बात करते हैं, हत्ता कि यहां तक आया कि सदर ट्रंप ने कहा जी कि अमेरिका खुद टेक ओवर कर लेगा। उस वक्त कुछ अरब ममालिक आते हैं, कहते खुदा के वास्ते ये ना करें, हम एक ऑल्टरनेटिव प्लान देते हैं। वो एक ऑल्टरनेटिव प्लान देते हैं जिसको कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, जिसमें यूके सबसे पहले है। ये सारी खखेड़ बनाई गई, प्लान तो पहले से था, ये सारा बताया गया, देखिए जी हमने ये किया, वो किया, वो किया। बीच में हुआ क्या है? वो जो इंसानी और मजहबी एंगल से देखने वाले लोग हैं, मेरे जैसे फकीर लोग, वो ये देख रहे हैं कि 61,000 से ज्यादा ऑलरेडी तो आप फलस्तीनियों को खत्म कर चुके हैं। उसके मुकाबले में इजरायली कितने मरे हैं? तकरीबन 1100 के करीब, और उसके बारे में भी पता नहीं है कि वो फिगर ठीक है कि नहीं। इसका मतलब है एक इजराइल के मुकाबले में 61 फलस्तीनी मर रहे हैं। और जिसके लिए किया था कि हमास को खत्म करना है, जरा देख लेते हैं कि वो हमास जो है वो खत्म हुआ है कि नहीं। पता ही नहीं है वो हैं कहां, फलस्तीनी मर रहे हैं। और जहां तक कब्जे की बात है, तो ये तो पहले से ही मैसूर है जगह। ये आजाद कब था? ये गजा की पट्टी आजाद कब थी? तो ये सारी खखेड़ जो है ये बनाई गई, प्लान उस वक्त हुआ। मैं फिर से कहूंगा, वापस जाइए यानी अक्टूबर 2023 में, और जिस दिन हमास हमला करता है उसके अगले 3-4 दिन की निकालिए, अगर उन्होंने वो वेबसाइट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं कर दी या उन न्यूज़ आइटम्स को जो है वो डिलीट नहीं कर दिया, देखिए कि ये प्लान उस वक्त बना था। और उसमें देखिए हुआ क्या है, जिनको ज़बरदस्ती मारना था उनको मार दिया। यानी मिस्र ने यानी कहा जी हम नहीं लेते हैं, जॉर्डन ने कहा जी हम नहीं लेते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव प्लान्स आते रहे। मुंतज कहाँ पे बात हुई कि आखिर तंग आके आज उनकी जो कैबिनेट, सिक्योरिटी कैबिनेट है, वो ऐलान करती है कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हम इस पे कब्जा करने लगे हैं, गजा की पट्टी पे। एक शेर सुना के बात अपनी खत्म करता हूं। बदलकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये जो इस्राइली काबीना में गजा पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का जो मंसूबा मंजूर हुआ है, क्या ये हो सकता है ऐसा? देखिए, सीधी सादी बात है कि ये 2 साल में हमें पता चल गया है कि 7 घंटों का जो सिक्योरिटी कवर गाज़ा के बॉर्डर से इजराइल ने लिफ्ट किया था, 7 घंटे का, जब ये पहला दिन का जो अटैक हमास ने आया था, अब पता चल रहा है हुआ क्या। हुआ ये कि जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हमास दे रहा, जो इजराइल दे रहा था हमास को, उधर उनके कॉन्टैक्ट्स बड़े सख्त हो गए हैं, बड़े ठीक ठाक कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं। हमास को तो कहा था कि ये 7 घंटे हम डिलिबरेटली गजा की सिक्योरिटी लिफ्ट करते हैं, आप अंदर आएं और करें जो करना है। इन अदर वर्ड्स, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो चाहते थे कि वो आए, अपने लोगों को मारे जाए। अब हमें ये पता चला है उस वक्त जिस तरीके से हुआ, लोग नहीं मान रहे थे। तो देखिए, सीधी सादी बात ये है कि अगर वो कंट्रोल चाहते थे गजा पे, तो आप मुझे बताएं, कंट्रोल अगर चाहते थे और एनेक्सेशन नहीं चाहते थे, तो क्यों नहीं सिक्योरिटी काउंसिल को अमेरिका बहादुर खुद जाके कहता कि एक यूएन फोर्स will now henceforth control Gaza. ये UN force will be led by the Secretary General of the UN. It will be responsible to the United Nations Security Council. सीधी सादी बात है, अगर आपको
कंट्रोल चाहिए था तो इस किस्म का फोर्स आसानी से आप सेटअप कर सकते थे, बड़ा न्यूट्रल होता, उसका न्यूट्रल मुल्क से आता, कमांडर अच्छा होता, सेक्रेटरी जनरल उसका सरबराह होता और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करता। मगर नहीं, इसलिए कि इट वाज नेवर मेंट, ये कंट्रोल नहीं, ये एनेक्सेशन है। अब उनकी मिलिट्री जिसको चाहे रख सकती है, जिसको चाहे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आप मुझे बताएं, इससे बड़ा थप्पड़ मुंह पे वेस्टर्न पावर्स के और ओआईसी भी, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ओआईसी कंट्रीज को भी मिल सकता था कि वो तो तैयार थे टू रिकॉग्नाइज इजराइल। अगर इजराइल चले जाती उधर से, दे वर विलिंग, दे वर रेडी। और इस्लामिक कंट्रीज तो कह रहे थे कि वो इब्राहिम अकॉर्ड, जो भी उसका क्या मकसद है पता नहीं, कि उसके तहत भी हम भी आके हम रिकग्नाइज करते। इधर भी आपको पता है बातचीतें हो रही थी कि अब एक दफे इन लोग विड्रॉ कर लेंगे और अमंग द कंडीशंस जो ओआईसी ने एक्सेप्ट किया है वो ये है कि अगर वो चले जाएं उधर से तो हम मान जाएंगे इजराइल को। मगर उन्होंने नहीं किया। अब आपको मैं बता रहा हूं क्या होना चाहिए। अरे भाई, रिजेक्ट करो इब्राहिम अकॉर्ड्स, कहो ओआईसी आके कहे कि इन्होंने झूठ बोला, ये एनेक्सेशन है और हम नहीं रिकग्नाइज करते इजराइल। है दम इनमें ये करने कहने के लिए? मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा दम उनमें होता तो ये स्टेप इजराइल नहीं लेता, और अगर लेता तो इट वुड हैव बीन इन अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। हिलाली साहब, तो आप जो कह रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड को रिजेक्ट करे, उसमें से तो 4 ममालिक उसको पहले ही पिछले टेन्योर में ट्रम्प के तस्लीम कर चुके हैं। सिफारती ताल्लुकात भी वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर मुस्लिम ममालिक ने बना लिए हैं इसराइल के साथ, तो ये तो नहीं मुमकिन हो पाएगा ना अब? नहीं रिजेक्ट करें, विड्रॉ नहीं यार, ज़ौक़ विड्रॉ करो। ये तो इट वाज अ डील ये था कि वापस दोगे तुम फ़लस्तीनियों को, कंट्रोल जो है वो ठीक होगा, वी विल एग्री ऑन द कंट्रोल, तुम उनको गजा बिलोंग्स टू पैलेस्टाइन, वो वापस जाएगा। वो तो अभी तो उन्होंने रख लिया है, उनकी मिलिट्री उधर ठहरी हुई है, ये एनेक्सेशन है। तो अब आप सोच रहे हैं कि फिर भी इन लोगों को रिकग्नाइज करना नहीं, विड्रॉ योर रिकग्निशन। कहते हैं हम इजराइल को नहीं रिकग्नाइज करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको क्या है, इससे क्या महसूस होता है? ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, भाई हम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को समझा है कि क्या है क्या नहीं है। और आप मुझे बताएं, अगर ट्रंप चाहता, अगर ट्रंप इफ इट वाज नॉट, अगर वो मानता नहीं ये कंट्रोल, पहले से नहीं मानता, उसकी क्लियरेंस नहीं देता, आप समझते हैं इजराइल ये कर सकता था? और अगर उनको डिफाई करता तो आओ ट्रंप को कहो जंग बंदी खत्म करो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फूड डिस्ट्रीब्यूशन दो। और अगर ये 2 चीजें नहीं हुए, अगर ट्रंप ने ये जंग नहीं रोका और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फूड डिस्ट्रीब्यूशन टेक ओवर नहीं कहा, तो मैं कहता हूं और मैं दुआ करता हूं कुछ भी हो सकता है इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा मीर साहब, आपको क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा? विड्रॉ भी कर ले, अगर कुछ इस्लामी ममालिक ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, तो उससे क्या आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ जाएगा जो मंसूबा उसने बनाया हुआ है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका एक अटर टोटल कंप्लीट फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कि आज भी मजम्मत कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए एनेक्सेशन। लेकिन दूसरी चीज़ है, जो इसराइल की जो पॉलिसी है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो गाजा को कंप्लीटली टेक ओवर कर लेंगे। आज जनरल अवीवी, एक आईडीएफ के इनके इंचार्ज, वो यही कह रहे थे कि भाई हम ले लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हम ये लड़ते रहेंगे। इजरायली जो है वो पीस मांगते हैं। अब वो हमास को बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर ला के अब वो क्या अपनी गवर्नेंस इंस्टॉल करेंगे, जिस तरह पहले अमेरिकन ने कहा था कि हम आएंगे आपको रखेंगे जिस तरह अपनी मर्जी से। तो क्या अब वो जो मास्टर प्लान है वो अब जो एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर क्या होगा? इस वक्त राइट नाउ एज आई स्पीक 35% ऑफ गाजा इज लेफ्ट, 65 उन्होंने ले लिया हुआ है। अब 35 जो है वो गाजा सिटी के अंदर है। गाजा सिटी जो है उसको
कैसे करेंगे? क्वेश्चंस उठते हैं, हाँ जी, क्या आप अपनी फोर्सेस अंदर भेजेंगे तो ये जो सिविलियंस हैं इनकी तो कैजुअलिटीज होंगी, फिर आपके जो वहाँ कैप्टिव्स हैं उनको शायद मार दिया जाएगा। आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क? तो वो जनरल कहता है ये अगर करना पड़े तो हम करेंगे। सो विच मीन्स दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर अटैक इनटू गाजा सिटी, और वो जाएंगे और जाके जो उन्होंने टेक ओवर करना करेंगे। लेकिन इसके ऊपर मजम्मत हुई है आज ही। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दिस इज अनएक्सेप्टेबल, आप उसको टेक ओवर भी कर लोगे तो ये जो मसला है ये रिजॉल्व नहीं होगा। एंड आई टोटली एग्री विद हिम। जो रंजिशें, जो अंदर से हेट्रेड इजरायलीज या तरफ हो गया हुआ है मुसलमानों का और पर्टिकुलरली फलस्तीनियों का, जिसके लाखों लोग मारे गए हैं, यू रियली थिंक कि वो पीस में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। हमास को खत्म करके वो दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, वो खत्म करके वो तीसरी कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस नहीं खत्म होगी। और इस रेजिस्टेंस को ये क्या एक कन्फ्रंटेशन के साथ एक दूसरे को मार के जिंदा रहेंगे? नहीं। इसका हल एक ही है, टू नेशंस। आपने एक एक्सेप्ट करना है, बिकॉज देखो ना, हिलाली साहब कहते हैं एनेक्स कर ली, और ये तो 48 में एनेक्स हो गए हुए थे। ये तो ऑक्यूपायर्स है, ऑक्यूपेशनिस्ट है। यहाँ के जो लोग हैं वो फलस्तीनी थे, यस एक्सेप्टेड कि ये इससे पहले कैनानाइट्स थे, यहाँ करांत का एरिया था जिसके अंदर रहते थे। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना ही है तो आपको एक डिवीजन चाहिए, और ये डिवीजन अनफॉर्चुनेटली, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली, डोनाल्ड ट्रंप की जो रजीम है वो ये नहीं करना चाहेगी। उसे तो अपना एक मास्टर प्लान, ये किसी ने बल्कि जब वो उसने कहा था ना कि हम जी आ जाएंगे, हम इसको एडमिनिस्टर कर लेंगे, किसी ने उस चीज को सीरियसली लिया नहीं। मास्टर प्लान तो अब एग्जीक्यूट हुआ है, ये तो पहले फीलर तो थ्रो कर दिया था उन्होंने, लेकिन आज वो हो गया सारा कुछ कि हाँ जी अब तो हम आ रहे। अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे? हाउ विल द मिडिल ईस्ट रिएक्ट टू इट? हाउ विल द अदर इस्लामिक कंट्रीज रिएक्ट टू इट? हाउ विल द वेस्टर्न कंट्रीज? सब आपको लगता है मिडिल ईस्ट कुछ रिएक्ट करेगा? I doubt it. I very much doubt it. देखो ना, उनकी एम्बेसीज हैं, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी टेल अवीव में है, यूएई की है, इनके सारे यूएई, और उनका तो ये हो गया, बल्कि वो तो एक स्टेट अलर्ट पे है कि इजरायली जो आ रहे हैं यूएई के अंदर बच के रहें, ये ना हो कि उन पे कोई अटैक हो जाए। लेकिन जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनकी एम्बेसीज वहां है। अब एम्बेसीज है विच मीन्स यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इजराइल। अब क्वेश्चन उठता है, जो गैरत की जो मैं अब देख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सी जो आ रही है वो वेस्टर्न ममालिक के अंदर आ रही है, वो बोल रहे हैं और वो आगे आके, अब मैं समझता हूँ कि पैलेस्टीनियंस का केस, कल आपने देखा कितना बड़ा सिटी के अंदर एक जलसा हुआ है इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन एंड अगेंस्ट इजराइल, बहुत बड़ा, लाखों का जलसा था। अब ये जलसे दुनिया के अंदर आने शुरू हो गए हैं। आज हम कहते हैं जलसे क्यों हो रहे हैं? 99 people died today, 99 people of malnutrition and by इनकी जो excess force used by the IDF। ये तो अपने उस पे लगे हुए हैं। I mean, look at the झूठ and look at the propaganda लेके आ रहे हैं अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, जिनके पास ना टैंक है, जिनके पास ना मॉडर्न वॉरफेयर के इक्विपमेंट है, और जिसके पास ना इतनी फोर्स है इन कंपैरिजन टू द लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज्ड बाय। सो ये जो है, आई डोंट नो पाकिस्तान क्या करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे समबडी इज गोइंग टू टेक सम एक्शन है। साकिब साहब, एक तो आप कुछ कह रहे हैं वो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, दूसरा बताइएगा कि आपको लगता है कि हमास को एलिमिनेट किया जा सकता है, जो बुनियादी एक पॉइंट वो लेकर इसराइल चलता है? पहले तो आपके बात यानी आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये देते हैं, एलिमिनेट उस चीज़ को किया जाता है जो मौजूद होती है। ज़रा बता दीजिए हमास किधर है और किधर है वो? ये फ़लस्तीनी आपको पता लग रहे हैं मारे जा रहे हैं, कोई हमास का बंदा मारा गया है तो एलिमिनेट उसको करते हैं जो कि मौजूद हो। और अगर हमास को एलिमिनेट करना था तो ये 2 साल में बता देना, क्या फेल हो गया है? क्या नहीं कर सका? और बाबा ये टेररिस्ट जो होते हैं सो कॉल्ड, क्योंकि हमास को यूनाइटेड नेशंस कहता है ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दों का कोई जगह होती है कि जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ यानी 6 नंबर गेट पे जाके उसके बाद आके इहाता आएगा उसमें वो सो रहे हैं, तो ये कहना कि जी हम हमास को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ से जब हम देखते हैं तो हमास एक आइडिया है,
वो एक आइडिया है और आइडियाज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं जो दो बातें यानी दो कमेंट्स करना चाहूँगा अभी तक की डिस्कशन पे। पहले बात हुई कि जी जो जिन लोगों ने जिन मुसलमान ममालिक ने तस्लीम किया है उनको चाहिए कि वो कहें नहीं जी हम नहीं करते। और यार हम किस दुनिया में रह रहे हैं, क्यों करेंगे वो, और कौन करने देगा उनको, और उनको यानी क्या यानी सवाए मुजम्मत के, और वो भी ज़बानी कलामी। आप तो ठीक तरह से अभी तक ये नहीं कह सके कि, और उनसे आप तवक्को रख रहे हैं यानी यूएई से यानी आप तवक्को रखें या मोरक्को से रखें या इजिप्ट से रखें कि जी वो वापस ले लें, और इधर वो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी मिडल ईस्ट के सारे ममालिक जो हैं उनको चाहिए कि को तस्लीम करें, एंड दिस इज व्हाट दे कॉल अब्राहम अकॉर्ड 2। और मुझे जो 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 मेरा ये था यानी जो मेरी मुझे फिक्र है, मुझे दुनिया भर में मिडल ईस्ट का मुख्तलिफ मतलब लिया जाता है। आप मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिस में देखें, कुछ जगहों पे मिडल ईस्ट में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाता है कि पाकिस्तान भी एक मिडल ईस्ट का जो है वो मुल्क है। मुझे खौफ ये है कि अगर ये बात सिर्फ मिडल ईस्ट की है तो वो सिर्फ मुस्लिम अरब ममालिक की बात हो रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को भी बीच में शामिल किया गया तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और मुझे लगता है अपने तौर पे कि हम अपने तौर पे तैयार हैं कि अगर कल को हम पे प्रेशर डाला जाता है, कल को हम पे प्रेशर डाला जाता है कि तस्लीम करें, तो हम बिल्कुल बबांगे दोहल कहेंगे कि नहीं करते हम, और उसके बदले में अगर कोई आप सैंक्शन लगाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, लगा लीजिए। हिलाली साहब, एक तो चीज़ ये है कि आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं वो बताइएगा, दूसरा लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ हमने देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं समझ आता कि किस प्लेटफॉर्म पर कोई बात की जाए तो ये सब कुछ रुक सके, क्योंकि हाईएस्ट प्लेटफॉर्म्स पर तो ये बात हो चुकी है, उसके बावजूद कुछ नहीं होता। देखिए जी, पहले बात यह है, ये पूछते रहते हैं कि हमास किधर है, हमास किधर है। हमास जो है वो फौज में है, हमास जो है वो उनके लोग हैं। ये जो 60 और 50 बिलियन डॉलर्स कतर से मिलता था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि ये जा रहा था पीएलओ के पास, ये जा रहा था हमास को खुश करने। ये जो 7 घंटे से उन्होंने बॉर्डर पे कोई ट्रूप्स नहीं रखे और उन लोग पैराग्लाइडर से आके मजे करते रहे और मारते रहे, ये डिलिबरेट था। ये इसलिए था कि गजा को इन्होंने लेना था, एनेक्स करना था, और फाइनली उसने किया और करा। ये था हमास का रोल नंबर 1, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पास जितने इतना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, हियरिंग है, इंटेलिजेंस है, 7 घंटे के लिए मजे से हमास आया जाया, जो भी मदद करना था कर किया। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर आपने, हमने, बेशक कहे हमने, अगर सबने मिलके कहा था कि हाँ ये अपना वादा पूरा करे, और ये उनके खिलाफ जो अटैक्स हुआ है, जो सूडो अटैक था, बहरहाल जो हुआ है उस पर अब वो ख़त्म हो गया है, वो विड्रॉ करें और वापस गजा को पैलेस्टीनियन कंट्रोल में दे दें, हम रिकग्नाइज करेंगे। व्हाई नॉट, मे बी, व्हाई नॉट। मगर जब अब पता चल गया है कि इट वॉज अ होक्स, तो फिर आप क्यों नहीं जाके कह सकते तुम झूठे थे, तुमने झूठ कहा था, हम नहीं करेंगे वो जो करना चाहिए। ऐसे मुल्क को हम रिकग्नाइज करेंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पिछले इतवार को जब हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम हमने किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की कि 5 अगस्त को क्या कुछ वो कर सकती है। अब जब हम इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया वो वाज़े हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर चंद लोग उनके निकले, लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया। लेकिन जो फैसले अदालती आए थे उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सख्त आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली, इन दोनों असम्बलीज़ में अपोजिशन लीडर्स नाहल, वो कुर्सी खाली हो गई है। उसके अलावा दीगर जो तमाम कमेटीज़ के चेयरमैन या कमेटीज़ के मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोग जो जिनको सजाएं हुई हैं 9 मई के केसेस के हवाले से, वो भी अब उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहे हैं। तो
इटसेल्फ पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो गई है। साथ ही 5 अगस्त के एहतजाज के बाद 14 अगस्त के एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। लेकिन जो लोग निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, उनको ये मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उन पर पर्चे भी होंगे, क्योंकि हुकूमत ने उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रही। तो फिर भी जो लोग निकले वो उस चीज़ को जहन में रख कर निकले। लेकिन अब ये जितने लोग जो नाअहल हो रहे हैं 9 मई के केसेस की वजह से, इन सीटों पर दोबारा इलेक्शन होगा। और ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बताया जा रहा है कि अब तक की हिदायत ये हैं कि जो कागजात अगर जमा कराए जा रहे हैं वो वापस लिए जाएं और वो शायद बायकॉट करें, लेकिन वो असम्बली का हिस्सा रहेंगे। जो ऑलरेडी मेंबर्स उनके असम्बली के अंदर मौजूद हैं वो असम्बली के अंदर ही रहेंगे और वो अब पार्लियामेंट्री सियासत का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिलाली साहब, एक तो टफ टाइम है और इस हालिया कुछ अरसे के अंदर हमने देखा कि पार्लियामेंट के साथ क्या हुआ और पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हुआ। पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारियां भी हुई थी, पार्लियामेंट के अंदर से ही रात गए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि जो वो अहम लोग जो कि इस वक्त लीड कर रहे थे उन पर ये फैसले हुए हैं और वो पार्लियामेंट में भी अपोजिशन लीडर या दीगर अहम किरदार अदा कर रहे थे, वो भी अब अपनी सीट से हाथ धो बैठे हैं और साथ साथ वो ओहदे भी नहीं रहे। तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब असम्बली में रहना चाहती है लेकिन अब वो असम्बली में रह नहीं पा रही, इसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये तो आपने जो बात की है ये सबको पता है कि ये होना था, ये कोई सरप्राइज नहीं है। सबको पता था कि ट्रायल्स होने हैं, एक मिनट का एक शुबा नहीं था कि ट्रायल्स होने वाले हैं। सबको पता था कि वो ट्रायल्स का नतीजे क्या होंगे और वो भी उनको पता था तो किस को क्या नतीजा, किसको कौन सा सजा मिलेगा, वो भी वो बकौल पीटीआई उनको पता था। अब उससे ज्यादा सबको पता था, माने ऑल द प्लेयर्स इस ड्रामा के, ये एक ग्रीक ट्रेजेडी के तरह एक ड्रामा है, इस ड्रामा के सबको प्लेयर्स में पता था कि ये सब चीजें होना है और इसका नतीजा ये होगा कि यूनिटी ऑफ द नेशन पे धचका लगेगा पक्का। और सबको पता था कि आप किसी को जबरदस्ती बैठ के बात नहीं करवा सकते, वो भी पता था। तो इन अदर वर्ड्स आपको पता था कि क्या होने वाला है, मगर फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कि ग्रीक ट्रेजेडी जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपको पता है कि वो नतीजा क्या होगा उसका, आपको ये भी पता है कि वो नतीजा किसी के लिए, माने सबके लिए एज अ कंट्री हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, मगर फिर भी आपके ऐसे पोजीशंस थे और ऐसे डिस्पोजिशन था कि आप कुछ नहीं कर सकते थे, माने यू कुड नॉट स्टॉप इट, आप ये नहीं कर सकते थे, आप कुछ नहीं होगा। सब चीज जो हुआ है होना था, सबको पता है क्या रिजल्ट होता और वही आया जो हुआ। अब आप कह रहे हैं कि अब क्या होगा, मेरे ख्याल में कि इट इज इनेविटेबल। हिलाली साहब, आपको लगता है कि अगर ज़िमनी इंतखाब का, हिलाली साहब अगर आपको लगता है कि ज़िमनी इंतखाब का बायकॉट पीटीआई करती है तो ये दुरुस्त फैसला है या उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए? मगर वो अगर मैं कहता हूं करना चाहिए कंटेस्ट, मगर उनको पता है और आपको और मुझे भी पता है कि शायद इलेक्शन, कैसे इलेक्शन हो, उनको पता है कि अगर वो इलेक्शन ले रहे हैं वो हारेंगे, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं और आप कह रहे हैं खड़े हो जाओ, जाओ इलेक्शन लड़ो। यू अंडरस्टैंड? तो ये इस किस्म का प्रॉब्लम है, सबको पता है क्या हो रहा है, मगर वी आर ऑल गोइंग थ्रू द रूटीन। जी मीर साहब, आपको क्या लगता है मुश्किल वक्त है? और हमारे यहाँ 2 अदवार पिछले देख लें तो अपोजिशन के लिए मुश्किल वक्त ही रहे हैं। उस वक्त की हुकूमत जो भी रही, पीटीआई की रही तो नून लीग के लिए मुश्किल वक्त रहा काफ़ी। अब पीएमएलएन और इत्तेहादी है तो पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त है। तो वक्त गुजारना है पीटीआई ने, ये तो सही तरीके से गुजार रही है या पीटीआई को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए ताकि जब ये वक्त गुजर जाए तो उनके लिए कुछ बच जाए? जब इंसान बिल्कुल गिर जाता है ना तो कई लोग होते हैं फिर वो हेमलॉक पी लेते हैं
तो ये भी ग्रीक ट्रेजेडी है एक, जब सोक्रेटिस ने किया था ये। क्वेश्चन इज कि इस वक्त पीटीआई को चाहिए खड़े रहे टू योर क्वेश्चन, आप फाइट करें। वो कहते हैं इफ you're नॉट इन यू कांट विन। बाहर बैठ के एहतजाज करने का फायदा क्या है? आपने जितने भी काम करने इलेक्शंस के बाद वो तो असेंबलीज में करने। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ हिलाली साहब से। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे, जिसके लिए आज भी आप रो रहे हैं। इनफैक्ट PMLN भी रो रही है, काफ़ी पार्टीज रो रही हैं। क्या हुआ है? हमने एक अपने निज़ाम को ठीक करना है। क्या हम निज़ाम ठीक कर सकते हैं? क्या करेंगे? अपार्ट फ्रॉम द 1970 इलेक्शंस, जिसके ऊपर अब एस्पर्शंस भी आ रही हैं, वही थे ना एक इलेक्शंस। उसके अलावा मुझे बता दें, हर इलेक्शन तो आपका डिबेटेबल है, हर इलेक्शन आपका क्वेश्चनेबल है। तो ये जो आपके सामने गया है, वो कहते हैं एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके पास एक विजुअल इम्पैक्ट आया है, एटलीस्ट विजुअल इम्पैक्ट, वो तो पीटीआई के जोर के अंदर उनके सामने आया हुआ था। सो अब उसको अगर कोई मनूवर करता है, कोई प्लान करता है, कोई हाईजैक करता है, कोई जो मर्जी करता है, तो उसके रिपरकशंस तो होंगे ना जी। फिर ये कब तक जाएंगे? ये चलते रहेंगे? क्या होगा? अगर हम पीटीआई की इन पर्टिकुलर बात करते हैं, ये इंडिया के हैं, ये जापान के हैं, ये पाकिस्तानी है। तो ये पाकिस्तानी, अगर आपका एक फ्रैक्चर हो रहा है तो इस फ्रैक्चर को हम जोड़ सकते हैं, इस फ्रैक्चर को हम आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन इस फ्रैक्चर को बाइंड कौन करेगा? वो कोशिश कौन करेगा कि ये दो फ्रैक्चर जो है, ये हेयरलाइन है, ये बड़ा फ्रैक्चर ना हो जाए? इसको कौन ठीक करेगा? है कोई करने वाला? आपके पास है कोई मीडिएटर इन ऑल द पार्टीज? एक पार्टी नहीं, ऑल द पार्टीज। कोई है ऐसा बंदा जो कहे आज आपके पास, मैं आपको एक बड़ी चीज बताता हूं, आज आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसके अंदर हर सियासतदान ने कहा था नहीं जी, सारे इदारे जो है अपने अपने इदारों के अंदर काम करें। बड़ी अच्छी बात है भाई। तो आज अगर आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है, तो पॉलिटिकल डायस्पोरा तो इकट्ठा हो जाए ना। फौज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फौज कहती है तुम जो करना तुम करो, हमें तो चाहिए कि तुम गवर्नेंस अच्छी करो, हम अपनी फौज करें। पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हुए ना, इत्तेहादी हुकूमत बनी। कौन सी? PMLN और पीपल्स पार्टी। ये अब देखना, कल 19-20 हुआ ना, ये एक दूसरे के गर्दन पे किस तरह जाएंगे, देख लेना। आई नो, आई हैव बीन इनसाइड इट, आई नो। ये कोई एक दूसरे को ट्रस्ट वस्ट नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ट्रस्ट नहीं होता। ये कन्वीनियंस है। वो PML जो पीपल्स पार्टी है, उसका एक व्यू पॉइंट है, हाँ जी, लंगड़ी लूली जमहूरियत भी बेहतर है, मैं कभी भी चाहूं मैं गवर्नमेंट को उड़ा सकता हूँ। ठीक है जी, ये एक उनका भी स्लोगन है। PMLN जो है वो उसके सर के ऊपर आपने हर चीज इस वक्त डाली हुई है, और अच्छा काम भी करेगी। PMLN बुरा काम होगा, सबसे पहले PMLN को घसीटेंगे ये। तो हमें चाहिए, आप इस ना करो, आप एक स्टडी रूट पे जाओ और मिल के जाओ। वो आप नहीं कर रहे भाई, आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामला जिस पर बात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बढ़ती आबादी के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया है, और क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, ये बात बार बार कही जाती है, इस प्लेटफॉर्म से बहुत दफ़ा डिस्कस की गई है कि हमारे पास जो वसाइल हैं वो महदूद ही हैं और आबादी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। PJ मीर साहब, कैसे किया जा सकता है अमल दरामद? क्योंकि मुझे याद है कि लंबे अरसे तक हमारे यहाँ एक कैंपेन चलती रही है महकमा बहबूद आबादी की, आबादी कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन उसके कोई खातिर खा नताइज हमें नज़र नहीं आए। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको इस्तेमाल करके लोगों को एजुकेट किया जा सकता है? इसके 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो है, जो आप इसको इन पार लेके आए, वो है आपकी एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कोई नहीं है, और इसको आप जब एनहांस करेंगे, जब आपके बच्चों के लिए बाहर खेलने की जगहें होंगी, रिक्रिएशनल पार्क्स होंगे, थीम पार्क्स होंगे, तो उसके अंदर मैं समझता हूं कि आपका एक डाइवर्जनरी मेजर होता है। दूसरी चीज ये है कि आपके जो लोअर क्लास है, जो कि इतना कमाता नहीं है, वो क्या करता है, वो बच्चे ज्यादा पैदा इसलिए करता है कि उसके आगे कोई सिक्योरिटी हो। लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, अब घरों में काम करती हैं, लड़के बाहर जाके काम करते हैं, लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है कि ये जो क्लास होती है ये कभी डेवलप नहीं करती,
क्यों? ये स्कूल में भी नहीं जाते बच्चे क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो वो बच्चे पैदा करते रहेंगे, आप फ्रंटियर में ज्यादा देखेंगे, वो पैदा करते रहेंगे और वो जाके फिर लेबर के अंदर चले जाते हैं, जिसके ऊपर अब दुनिया भी बात कर रही है। अगर आपको याद हो, सियालकोट के अंदर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर काफी शोर भी हो गया था जब हम फीफा के फुटबॉल्स भी बना रहे थे। एक तो ये, तीसरा ये है कि आपने इनको एजुकेट करना है। देखो, जब तक आप इनको एजुकेट नहीं करोगे, पाकिस्तान में क्या है, 1 है कमाने वाला, 8 है खाने वाले। पाकिस्तान में जो 30 और 35 साल का है ना आदमी, एडल्ट, वो बच्चा है, वो अभी तक बच्चा होता है माँ का। हमने इसको कहना है बेटा 22 साल के अंदर तो बिल गेट्स एक बिलियनर बन गया था, तो तुम कहां से 35 साल के बच्चे हो? तुम भी कुछ बनो, तुम भी कुछ काम करो। हम यहाँ काम नहीं करते। अब ग्रेजुअली ये चीज आ रही है, लोग डाइवर्सिफाइड जा रहे हैं, कई पढ़े लिखे, मैंने मास्टर्स देखे, उबर चला रहे हैं, कैब्स चला रहे हैं, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट द क्वेश्चन इज, आपको मैस एजुकेशन रूरल एरियाज में चाहिए। रूरल एरिया का बच्चा जो है आपके सिटीज में अंदर आ रहा है और वो सिटीज को फ्लड कर रहा है विद चीप लेबर एंड लेबर, और इसके अंदर वी नीड टू एजुकेट देम। अब वो कैसे करोगे एजुकेट? ये आप एक ही तरीके से कर सकते हो, बाय एजुकेशन। आपने देखा है वो जो इंजेक्शन क्या देते थे, जोक, आई एम फॉरगेटिंग, वो जो वो पता नहीं क्या देते थे, वो बड़ा उसका ऑब्जेक्शन हुआ, जिसमें कहा कि नहीं जी ये तो हराम है, ये नहीं है, फलाना नहीं है। तो इसमें आपके कई इसके कई आपके इसके व्यू पॉइंट्स आएंगे, लेकिन हमने देखना है, देखो पॉपुलेशन कंट्रोल दुनिया में हो रही है, चाइना में कर दिया था और हमें भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, वो एक कहावत है, दे डोंट मेक लैंड एनी मोर बट दे आर मेकिंग प्लेंटी ऑफ पीपल। नजूम साकिब साहब, आबादी कंट्रोल क्यों करनी है? ज्यादा लोग, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा इनकम। पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि आबादी कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जाए। देर आए दुरुस्त आयद। अगर आप मुझसे पूछे ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि दहशतगर्दी भी नहीं है, ये इकनॉमिक्स भी नहीं है आपकी, ये आपके पानी के मसाइल, ये आपका सिंध तास मुआहदा, ये सारा कुछ एक तरफ पड़ा हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है। आपकी सबका सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई आबादी है। अगर आपकी आबादी कंट्रोल होती है तो क्लाइमेट चेंज के मसाइल हल होते हैं। अगर आपकी आबादी कंट्रोल होती है तो आपकी इकोनॉमिक्स दुरुस्त होती है। अगर आपकी आबादी कंट्रोल होती है तो फूड सिक्योरिटी का मसला ही नहीं रहेगा। मैं हैरान हूं, 2 चीज़ों में से एक हुई है कि यह ऐलान हुआ है, या तो यह है कि हुकूमत को पता चला है कि अगले कोई 35-40 साल तक यह हुकूमत चलेगी, क्योंकि ये आबादी इस तरह थोड़ी होता है कि फैमिली प्लानिंग के 3-4 इश्तिहार चला दिए और पॉलिसी बन गई। ये एक लॉन्ग टर्म, एक लंबे अरसा इसके लिए चाहिए। या तो ये हुआ है या फिर कोई हिदायत मिली हैं ऊपर से, ठीक है, कि जी इसके बारे में भी बात करें। ठीक है, अब आखिरी बात इस वक्त की, देखिए क्लाइमेट चेंज का मसला जो इस वक्त सारी दुनिया को है ना, वो आपका खुद ब खुद हल हो जाएगा अगर आप अपनी आबादी को कंट्रोल कर लेंगे। और इसके लिए कोई इतना ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सा वो जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं ना, उनको पहले स्कूलों में अंदर लाने के लिए थोड़ी सी आप ज़रा हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा हौसला कीजिए। हिलाली साहब, ये कोई नई कैंपेन नहीं है, ये पॉलिसी पहले भी रही है। 90s के अंदर या अर्ली 2000 के अंदर तो बहुत ज़्यादा इश्तिहारात होते थे इसके। तो ऐसा क्या नया होगा इसमें कि जिसके नताइज मुख्तलिफ होंगे या होना चाहिए? मुझे नहीं पता ये क्या पॉलिसी है इनकी, मगर 4-5 तरीके से हो सकते हैं। देखिए, लेजिस्लेशन से आप मैरिजेबल एज को बढ़ा दें, मिसाल के तौर पे अगर हो सका है, अगर बाय एग्रीमेंट ऑफ कोर्स, मगर ये हो सकता है बाय लेजिस्लेशन 20 साल करवा दें। या फिर आप ये हो सकता है जो हिंदुस्तान ने एक ज़माने में कर रहे थे, कंपल्सरी फोर्स स्टेरिलाइजेशन। आपको याद होगा संजय गांधी जो था एक ज़माने में, या संजय या क्या नाम था उसका, जो बहरहाल वो वो क्रैश में जो मारा गया था, वो कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन करते थे। गांव में जाते थे और अगर पता चलता था कि 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या कुछ ऐसा, तो कंपल्सरी उस आदमी को स्टेरिलाइज कर देते। खैर इधर तो नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या कोशिश की गई है। चाइनीज़ पॉलिसी लेजिस्लेशन से था 1
1 फैमिली 1 चाइल्ड, ये काफ़ी देर तक चलता रहा, जब उनको ऑफिशियली जाके कोई 10 साल पहले अबैंडन करना पड़ा इसलिए कि पॉपुलेशन कम हो गया। उसके बाद आपको क्या कह सकते हैं, हमें ये इस कॉन्ट्रासेप्शन, ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब चीज़ें, और जैसे ये अमीर साहब ने कहा था कि डाइवर्जन्स हो, एंटरटेनमेंट बढ़े, लोगों को कुछ और चीज़ करने के लिए दें। ये 6-7 एवरेज फैमिली इन पाकिस्तान इज 6 पर्सन्स, एवरेज फैमिली इन रशिया, इन चीन में जैसे आपको बाय लेजिस्लेशन हैड टू बी 3 पीपल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कैसे ये एक प्लान निकाल के इसको करना पड़ेगा, मगर सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपल्शन जरूरी है। मीर साहब, 1 लाइन बस ये मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। अभी ब्रेक में हमने बात की थी सुबह, अरशद समी खान जब जनरल अयूब के साथ गए थे ईस्ट पाकिस्तान, तो प्रेसिडेंट अयूब ने तकरीर की तो उनको कोई तालियां नहीं बजी। तो जब उसकी ट्रांसलेशन अरशद समी खान ने की तो वापसी में जनरल अयूब ने कहा गाड़ी के अंदर इनको, अरशद समी को, ये क्या बात है समी, मैं तकरीर कर रहा था और किसी ने कोई ताली नहीं बजाई, तुम क्या कह रहे थे? उसने कहा सर मैंने कहा था कि मछली खाओ और बच्चे बनाओ। तो कहते हैं वो तालियां उसमें बजा रहे थे ताकि इनको जरा खुश करें। तो ऑन अ लाइटर नोट। नजम साहब, आज के सवाल ज़ौक, आखिरी दफ़ा आपने पिस्ता या चिलगोज़ा कब खाया था? मुझे नहीं याद पड़ता। इधर देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पिस्ताशियो यानी पिस्ते पर तहकीक करके उसके अंदर छुपे जहरीले मादे को फौरी तौर पर मालूम करने का गुर सीख लिया है। यानी पिस्ते पे देखें तहकीक हो रही है। ज़रूरी सवाल ये है कि पिस्ता खाए तो अरसा हो गया, इस महंगाई में पिस्ता और चिलगोज़ा कौन खा सकता है? आप हमें कोई ऐसा आला बनाकर दे सकते हैं जो पके हुए गोश्त में ये बता सके कि ये गधे का है कि बकरे का है? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, हम सब सच बोलते हैं। आप किसी से पूछें क्या आप झूठ बोलते हैं, तो सबका जवाब होता है हमने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अगर सारे लोग सच बोलते हैं तो फिर आखिर झूठ बोलता कौन है? हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर वैक्स आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।